आरएएस साक्षात्कार से संबंधित आज हम अगले और महत्वपूर्ण सवाल पर डिस्कस करेंगे। और आज का सवाल है हॉबी से संबंधित। आरएएस एग्जाम और आईएएस एग्जाम दोनों में ही हॉबी से संबंधित एक सवाल आपके फॉर्म में भरा जाता है और इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा भी आपसे इस पर बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाता है, क्योंकि हॉबी एक ऐसा विषय है जो निजी जीवन के साथ साथ प्रशासनिक क्षेत्र में काफी महत्व रखता है। यही कारण है कि आईएएस और आरएएस दोनों ही एग्जाम्स के इंटरव्यू बोर्ड में हॉबी से संबंधित विभिन्न प्रकार के सवाल आपसे किए जाते हैं। तो आज हम इस हॉबी पर किस प्रकार के सवाल किए गए हैं अभी तक, वो सभी प्रकार के सवाल आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे और उनके मॉडल आंसर क्या होने चाहिए, आपको किस प्रकार से उनका जवाब देना चाहिए यदि इंटरव्यू बोर्ड द्वारा आपसे पूछा जाएगा तब। तो इनके आधार पर आप अपना एक माइंडसेट बनाएंगे, अपना एक ओपिनियन बनाएंगे। अभी तक हमने जितने भी इंटरव्यू से संबंधित सवाल आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं उनको सुनने के पश्चात आप घर पर रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए हिंदी और इंग्लिश में बोलने की, और धीरे धीरे अपना सभी विषयों पर एक ओपिनियन, अपनी एक राय, अपना एक दृष्टिकोण बनाइए और इससे डेफिनेटली इंटरव्यू बोर्ड में आपका परफॉर्मेंस काफी बेटर होगा। ध्यान रखना, इंटरव्यू तैयारी पूरी दुनिया में कोई भी नहीं कराता है, ये प्रत्येक स्टूडेंट्स को अपने लेवल से खुद ही करना होता है। कोचिंग्स का ये पार्ट नहीं होता है। जब इंटरव्यू कॉल होता है उसके बाद आपके 2-3 मॉक इंटरव्यू जरूर हो सकते हैं, लेकिन वो उतने ज्यादा लाभदायक नहीं हो सकते, क्योंकि इंटरव्यू एक पर्सनालिटी का डेवलपमेंट है और यह पर्सनालिटी ग्रेजुअली धीरे धीरे डेवलप होती है। तो जितने भी सवाल, जितने भी तरीके से आपको बताए जा रहे हैं, इनको आप घर पर बैठ करके प्रैक्टिस कीजिए और उन सवालों के जवाब आप खुद दीजिए, अपनी आवाज को खुद रिकॉर्ड कीजिए और फिर अपना ग्रुप डिस्कशन कीजिए अपने मित्रों के साथ, उन्हीं सवालों के जवाब देने का प्रयास कीजिए और फिर अपने मित्रों के माध्यम से आप उनका फीडबैक लीजिए। ठीक है, तो आज का सवाल है, इंटरव्यू बोर्ड में अगर आपसे पूछा जाता है कि आपकी हॉबी क्या है, तब अगर आपने अपनी हॉबी के रूप में योग एवं प्राणायाम को लिखा है, तब योग एवं प्राणायाम पर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और हॉबी से संबंधित हम 3 से 4 सवाल डिस्कस करेंगे। आज पहला पार्ट है इसका योग एवं प्राणायाम। इसके बाद हॉबी में और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या होते हैं जो जनरली सभी छात्रों से इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा पूछे जाते हैं। योग एवं प्राणायाम क्या है, सबसे पहला जो सवाल किया जाता है आपसे वो ये, योग का अर्थ क्या है। हिंदी में से योग कहते हैं और इंग्लिश में से योगा कहते हैं। व्हाट द डिफरेंस, अंतर क्या है। तो योग का अर्थ है, योग शाब्दिक रूप में जुड़ने से संबंधित है। योग का अर्थ जोड़ना, संबद्ध करना, किसी के साथ मिलाना, ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। लेकिन जब हम इसका सैद्धांतिक और व्यावहारिक अर्थ करते हैं तब ये थोड़ा सा बदल जाता है। योग ऐसी एक विधा है, एक प्रक्रिया है जो मनुष्य को मनुष्य से, एक समाज को दूसरे समाज से, एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र से और सांसारिक जीव को परमात्मा से जोड़ने की प्रक्रिया है, एक विधा है और एक आध्यात्मिक मूल्य है। तो योग में हम किसको जोड़ना चाहते हैं, यानी योग में हमारा शरीर हमारी अंतरात्मा के साथ, आंतरिक शक्ति के साथ जुड़ जाता है। एक मानव समुदाय दूसरे मानव समुदाय के साथ इसके माध्यम से संबद्ध हो सकता है और पूरा विश्व मानवता के सूत्र में इसके माध्यम से संबद्ध हो सकता है। तो योग को एक आध्यात्मिक मूल्य माना जाता है, मानसिक या मनोवैज्ञानिक क्रिया माना जाता है और एक शारीरिक अभ्यास भी है। तो आप कहो, अगर आपसे सवाल ये किया जाता है क्या आपके अनुसार योग केवल एक शारीरिक अभ्यास है अथवा मनोवैज्ञानिक एक्सरसाइज, आप कहो योग दोनों है। क्योंकि योग का जो अभ्यास है वो शारीरिक गतिविधि के माध्यम से होता है, तो एक फिजिकल एक्टिविटीज है और शारीरिक गतिविधि का जब हम संतुलन बनाते हैं तब इसके माध्यम से हमारे शरीर के भीतर विद्यमान जो एक मशीनरी है, जो एक आध्यात्मिक सत्ता है, वो पूरी तरह से संतुलित हो जाती है और उसके संतुलित होते ही हमें इस सृष्टि में प्रत्येक जीव के साथ समानता का व्यवहार करने की प्रेरणा मिलती है और संसार में जितना भी भेदभाव है वो अचानक से समाप्त हो जाता है और प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जीव को इसके माध्यम से महसूस हो जाता है कि मानव जीवन का ध्येय क्या है, मानव जीवन का अस्तित्व क्या है और मानव जीवन को क्यों
उत्पन्न किया गया है और मानव को क्या कार्य करना चाहिए। तो योग वास्तव में एक शारीरिक अभ्यास है, लेकिन शारीरिक अभ्यास के माध्यम से मनुष्य का मनोवैज्ञानिक संतुलन स्थापित होता है और इसके माध्यम से मानव मात्र का ध्येय एवं उद्देश्य पूरी तरह से प्रत्येक व्यक्ति को समझ में आ जाता है। तो योग के संबंध में विभिन्न प्रकार के विवाद क्या है, डिस्प्यूट क्या है। तो योग के संबंध में वर्तमान में क्या विवाद है, क्या यह विवाद होना चाहिए, इस प्रकार का सवाल अगर आपसे इंटरव्यू बोर्ड में किया जाता है तब आप कहो योग के संबंध में महत्वपूर्ण विवाद ये है कि योग को कुछ धर्म और संप्रदायों के माध्यम से किसी विशेष संप्रदाय का हिस्सा माना जाता है। यानी योग में जिस प्रकार के प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन प्रतीक चिन्हों को किसी एक धर्म संस्कृति का अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। जैसे योग को हिंदू धर्म या हिंदू सनातन संस्कृति का अनिवार्य हिस्सा माना जाता है, जबकि अन्य धर्म संस्कृतियों जिसमें मुस्लिम संस्कृति प्रमुख है ने इन प्रतीक चिन्हों के आधार पर योग का विरोध किया और उनका कहना यह था कि योग की प्रक्रिया में जो सूर्य नमस्कार किया जाता है हम इस सूर्य नमस्कार को नहीं मानते, क्योंकि मुस्लिम परंपरा में जो हिजरी संवत है वो चंद्र पर आधारित है, चंद्र गणना पर आधारित है और सूर्य को हिंदू सनातन संस्कृति में देवता माना गया है, ईश्वर का अंश माना गया है, एक शक्ति माना गया है और सूर्य से संबंधित जितनी भी क्रिया हैं उसे हिंदू सनातन संस्कृति में शामिल किया गया है। यही कारण है कि मुस्लिम और अन्य धर्म संस्कृतियों ने इस आधार पर सवाल उठाया, क्योंकि योग के माध्यम से हिंदू सनातन संस्कृति के मूल्यों का पूरी दुनिया में प्रचार होगा और अन्य धर्म संस्कृतियों पर हिंदू संस्कृति का वर्चस्व या प्राथमिकता इसके माध्यम से स्थापित हो सकती है। तो इसके संबंध में जो विवाद था वो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक था, किंतु आप कहो अगर आपसे पूछा जाता है तब क्या यह विवाद यथार्थ है, आप कहो इस बात को कि यह विवाद यथार्थ नहीं माना जा सकता, क्योंकि अगर सूर्य को देवता माना गया है हिंदू संस्कृति में, सूर्य को भगवान माना गया है, अगर वास्तव में सही होता तब सूर्य का प्रकाश केवल हिंदू लोगों को प्राप्त होता, मुस्लिम और अन्य संस्कृतियों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता। लेकिन सारी दुनिया इस बात की साक्षी है कि सूर्य भले ही हिंदू सनातन संस्कृति में एक महत्वपूर्ण देवता है, एक शक्ति है, किंतु उनका स्वभाव सभी धर्म संस्कृतियों के लिए, मानव समुदायों के लिए समता मूलक है। यानी सूर्य का प्रकाश सभी धर्म संस्कृतियों को समान रूप में मिलता है। सूर्य किसी भी प्रकार से अपने धर्म में, अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं करते हैं। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि यह एक विवाद है, ये कुछ धर्म संस्कृतियों में कुछ ऐसे व्यक्तियों के द्वारा इसको रेज किया गया, उठाया गया है, जिसके माध्यम से कुछ लोगों को इसका राजनीतिक लाभ प्राप्त हो सकता है। वास्तव में ऐसा कोई विवाद है ही नहीं और होना भी नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे ये किया जा सकता है, योग का उद्भव एवं प्रकृति, ओरिजिन एंड नेचर ऑफ योग। तो योग का उद्भव कैसे हुआ, इसकी प्रकृति स्वरूप क्या है। योग के उद्भव के संबंध में हिंदू सनातन संस्कृति में ये कहा गया है या भारतीय संस्कृति में यह कहा गया है कि महर्षि पतंजलि ने अपने योग शास्त्र और योग सूत्र के माध्यम से सारी दुनिया में योग संबंधी विधा को प्रकट किया था। तो महर्षि पतंजलि के योग सूत्र पर योग आधारित है और वहीं से इसका ओरिजिन माना जाता है। लेकिन महर्षि पतंजलि ने जिस रूप में योग की विधा को समझाया था वह विधा हजारों साल तक सारी दुनिया के समक्ष नहीं आ सकी और महर्षि पतंजलि के योग सूत्र के अनुसार योग को ऋषियों, साधुओं, सन्यासियों, मुनियों, तपस्वियों, भिक्षुओं, भिक्षुणियों की एक जीवन शैली माना जाता था। यानी योग को समाज के किसी एक खास वर्ग के साथ संबद्ध किया जाता था और जो व्यक्ति योग करता था उसे सांसारिक जीवन, भौतिक जीवन और गृहस्थी जीवन से संबद्ध नहीं माना जाता था। इसलिए महर्षि पतंजलि ने जिस समय योग शास्त्र और योग सूत्र को जब लिखा तब उसका अर्थ सारी दुनिया में इस रूप में गया कि योग जिन व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है वो सांसारिक जीव नहीं होते हैं, वो गृहस्थ जीवन को पूरी तरह से पालन नहीं करते हैं, वो दूर एकांत में शहरों से और कहीं जाकर के गुफाओं में बैठ करके इस विद्या का प्रयोग करते हैं और इसके माध्यम से उनका जो संबंध है, उनका जुड़ाव है अंतरात्मा के साथ और परमात्मा के साथ हो जाता है। तो पतंजलि की जो योग विद्या थी वो सामान्य जनजीवन के हिस्से में नहीं आती थी। बाद में बाबा रामदेव ने महर्षि पतंजलि के योग को सामान्य जनजीवन तक पहुंचाया और उन्होंने योग को एक क्रांति आंदोलन या अंतरराष्ट्रीय विषय बना दिया, क्योंकि योग जिसे साधु सन्यासियों की और गुफाओं में रहने वाले व्यक्तियों की एक कला संस्कृति माना जाता था,
बाबा रामदेव ने इसे सामान्य जनजीवन की जीवन शैली का अनिवार्य हिस्सा बना दिया। और पहले योग केवल एक खास स्थान पर किया जाता था, लेकिन बाबा रामदेव के योगदान के बाद अब योग को टेलीविजन के माध्यम से, आईटी के माध्यम से भारत में नहीं सारी दुनिया में निःशुल्क रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। इसलिए योग के माध्यम से सारी दुनिया अब इससे संबद्ध हो चुकी है और करोड़ों व्यक्तियों ने इसके माध्यम से शारीरिक और मनोवैज्ञानिक लाभ उठाया है। व्यक्ति के जीवन में विभिन्न प्रकार का डिसिप्लिन और अनुशासन इसके माध्यम से पैदा हुआ है। बाद में बाबा रामदेव के समानांतर श्री श्री रविशंकर ने इस योग की प्रक्रिया में कुछ नए तत्व जोड़े और वीएस आयंगर ने भी इसमें काफी सारे नवीन परिवर्तन किए हैं। तो श्री श्री रविशंकर ने इसमें आर्ट ऑफ लिविंग और सुदर्शन क्रिया के माध्यम से योग को आगे बढ़ाया और उन्होंने योग में मुख्यतः जीव के भीतर चलने वाली श्वसन क्रिया के नियंत्रण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। यानी मनुष्य के भीतर जो श्वसन की गति चल रही है, सांस पर कंट्रोल कैसे किया जाए, और अगर हम सांस पर नियंत्रण कर लेते हैं तब मनुष्य का जीवन पूरी तरह से संतुलित हो जाता है। तो मुख्यतः सुदर्शन क्रिया में मनुष्य के या जीव के केंद्र में श्वसन क्रिया को माना गया है। इसी प्रकार वीएस जो आयंगर है, उन्होंने भी श्वसन क्रिया के माध्यम से आध्यात्मिक संतुलन की बात कही है। तो योग आगे जाकर के बाबा रामदेव के समानांतर विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा इसका विस्तार किया गया और सारी दुनिया में आज ये एक क्रांति का रूप ले चुका है। जो व्यक्ति योग के संबंध में विवाद करते हैं, मुख्यतः मुस्लिम समुदाय की ओर से, उन्हें आपको जवाब देना चाहिए कि मुस्लिम परंपरा में जो सूफी संत हुए थे, तो उन सूफी संतों के द्वारा भी योग की प्रणालियों को जीवन के अनिवार्य अंग के रूप में अपनाया जाता था। तो चिश्ती परंपरा में एक महत्वपूर्ण सूफी संत हुए निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया नियमित रूप से योग प्राणायाम करते थे, इसलिए उन्हें आगे जाकर के सूफी परंपरा में योग सिद्ध अथवा योगी सूफी संत की उपाधि दी गई और उन्हें महबूब ए इलाही भी कहा जाता है अथवा चिराग ए दिल्ली भी कहा जाता है। तो मुस्लिम परंपरा में जो विवाद उत्पन्न किया गया है, ये निराधार है और इसका कोई भी तार्किक और ऐतिहासिक आधार नहीं है, क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से भी विभिन्न प्रकार के सूफी संतों ने इसे हमेशा अपनी जीवन शैली में अपनाया है। वर्तमान में योग के विभिन्न आयाम क्या हो सकते हैं? वेरियस डायमेंशंस ऑफ योग। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं। क्या योग का कोई सामाजिक मीनिंग्स है? सामाजिक नियतार्थ क्या है? योग के आर्थिक आयाम क्या है? योग एक अंतर्राष्ट्रीय जीवन शैली है और योग से भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या लाभ हो सकता है? तो योग के सामाजिक आयाम क्या है? अगर योग को भारतीय समाज और दुनिया के सभी समाजों के माध्यम से जीवन शैली के अनिवार्य हिस्से के रूप में अगर इसे अपनाया जाता है, तब दुनिया के सभी समाजों में इसके माध्यम से समरसता बढ़ेगी, सामाजिक स्वास्थ्य बढ़ेगा और विभिन्न समाजों में जो ऊंच नीच का जो भेदभाव है, जो असंतुलन बना हुआ है, ईसाई समाज स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानता है। अगर योग के माध्यम से ईसाई समाज और अन्य सभी समाजों को जोड़ दिया जाएगा, तब विश्व मूलक जो समाज है वो पूरी तरह से समानता पर स्थापित हो जाएगा और समाज में विद्यमान सभी प्रकार का भेदभाव, असंतुलन है वो पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। तो योग दुनिया के सभी समाजों को आपस में संबद्ध करने की एक सांस्कृतिक शैली है। इसी प्रकार योग के विभिन्न प्रकार के आर्थिक आयाम भी हैं। यानी अब वर्तमान में योग एवं प्राणायाम को एक कैरियर के रूप में, जॉब के ऑप्शन के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि भारत में हजारों की संख्या में अब योग ट्रेनर तैयार किए जा रहे हैं और ये योग ट्रेनर दुनिया के विभिन्न देशों में जाकर के वहां के नागरिकों को योग संबंधी शैली सिखा रहे हैं और इसके बदले में उन्हें भारी आजीविका और इनकम प्राप्त हो रही है और यह इनकम भारत की जीडीपी का महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है। तो योग का एक आर्थिक आयाम यह है कि इसके माध्यम से भविष्य में भारत की जीडीपी और दुनिया के विभिन्न देशों की जीडीपी में काफी ग्रोथ हो सकता है। काफी सारे व्यक्तियों को इसके माध्यम से रोजगार और जॉब एक ऑप्शन के रूप में, बेटर ऑप्शन के रूप में प्राप्त हो सकता है और इसे सम्मानीय एवं प्रतिष्ठित जॉब माना जाता है। इसी प्रकार योग के विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय आयाम भी हैं। यानी योग को भारत ने एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के रूप में उपयोग किया। क्या आप इस मत से सहमत हैं? क्या कारण है कि भारतीय प्रयासों के पश्चात एक दीर्घकालीन सांस्कृतिक परंपरा को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्थापित किया गया? तो योग एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का पार्ट भी बन चुका है। चूंकि भारत के आग्रह पर ही योग को भारत की सांस्कृतिक परंपरा मानते हुए अब इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी जा चुकी है और
भारत के जो योग ट्रेनर हैं वो सारी दुनिया में आकर के योग सिखा रहे हैं। इसके माध्यम से भारत के विदेशी संबंध उन देशों के साथ ज्यादा बेटर बनेंगे, अथवा भारत उन देशों को मनोवैज्ञानिक रूप से विदेशी संबंधों के बेहतर संचालन के लिए बाध्य कर सकता है, उन्हें प्रेशराइज कर सकता है, जिन देशों में भारतीय योग ट्रेनर से बहुत ज्यादा लाभ लिया जा रहा है। इसलिए इसका अंतर्राष्ट्रीय आयाम भी है कि योग को भविष्य में भारत के द्वारा एक इंटरनेशनल टूल, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के रूप में यूज किया जाएगा, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता आर्थिक दृष्टि से संपन्न है, उसी अनुपात में वह आंतरिक प्रसन्नता और खुशी से काफी दूर खड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में अगर हमारी योग विद्या पश्चिमी संस्कृतियों को शांति और प्रसन्नता प्रदान करती है, तब पश्चिमी दुनिया के साथ भारत के वैदेशिक संबंध और कूटनीतिक संबंध ज्यादा बेटर हो सकते हैं, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता का भी भारतीय संस्कृति के प्रति दृष्टिकोण उपेक्षा मूलक बना हुआ है। तो योग का एक इंटरनेशनल डायमेंशन भविष्य में इस प्रकार से हो सकता है। और अंतिम जो क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है कि योग का प्रशासन में योगदान क्या है। अगर आपकी हॉबी योग एवं प्राणायाम में है, तब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके विभिन्न प्रकार के डायमेंशंस हो सकते हैं, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से योग आपको किस रूप में मदद कर सकता है, प्रशासनिक रूप से आपकी क्षमताएं किस प्रकार बढ़ सकती हैं, प्रशासन की उपादेयता, यूटिलिटी और सेवाओं की आपूर्ति में किस प्रकार से बदलाव आ सकता है, तब आप इसका जवाब दे सकते हैं। चूंकि योग को नियमित अभ्यास के रूप में अपनाने से एक व्यक्ति का शारीरिक और मनोवैज्ञानिक संतुलन फिट हो जाता है, और आरएएस आईएएस ऑफिसर के रूप में अगर एक अधिकारी पूरी तरह से शारीरिक मनोवैज्ञानिक रूप से संतुलित रहेगा, तब वह अपने कार्य क्षेत्र में तीव्र गति से निर्णय ले सकता है, डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस काफी फास्ट हो सकती है और लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन बेटर तरीके से हो सकता है। चूंकि अधिकांश आईएएस आरएएस ऑफिसर कार्य के दबाव में और वर्तमान प्रशासनिक संस्कृति के कारण स्ट्रेस में, दबाव की स्थिति में रहते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है। यदि योग को अगर जीवन शैली के रूप में अपनाया जाता है, तब स्ट्रेस को काफी सीमा तक इससे कम किया जा सकता है और उसी अनुपात में वो प्रशासनिक क्षेत्र में बेटर डिसीजन ले सकते हैं, तेजी से योजनाओं को क्रियान्वित कर सकते हैं और इससे प्रशासनिक सेवाओं की आपूर्ति बढ़ सकती है, प्रशासनिक सेवाओं की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हो सकता है और एक प्रशासनिक अधिकारी 24 घंटे फिट रह सकता है और इस प्रकार वह समाज और राष्ट्र को बेटर रूप में सेवाएं प्रदान कर सकता है। इस प्रकार से आप इसको कह सकते हैं। और अगला क्वेश्चन अगर आपसे ये किया गया कि आईएएस ऑफिसर बनने के पश्चात या आईएएस ऑफिसर बनने के पश्चात क्या आप योग प्राणायाम को जारी रखेंगे, तो आप कहो निसंदेह, क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मेरा कार्य क्षेत्र सुबह 10 बजे के बाद शुरू होगा और जबकि योग एवं प्राणायाम की जो जीवन शैली है वो प्रातः काल सुबह जल्दी मॉर्निंग में शुरू होती है। इसलिए मॉर्निंग में योग प्राणायाम करने के पश्चात जब एक ऑफिसर अपनी प्रशासनिक जीवन शैली में प्रशासनिक कार्य क्षेत्र में प्रवेश करेगा, तब गारंटीड वह ज्यादा योग्य, बेहतर और अनुभवी प्रशासनिक अफसर सिद्ध हो सकता है। ठीक है, तो योग एवं प्राणायाम से संबंधित विभिन्न प्रकार के सवाल थे और योग एवं प्राणायाम में संबंध क्या हो सकता है, यानी योग तो एक तरीका है और प्राणायाम एक शारीरिक अभ्यास है। यानी प्राणायाम में हम प्राण यानी जीवन शक्ति के आयाम संतुलन के माध्यम से अपना योग करते हैं आत्मा का परमात्मा के साथ, एक जीव का दूसरे जीव के साथ, जीव का संसार के साथ और सभी समाजों का दुनिया के सभी समाजों के साथ। तो प्राणायाम एक शारीरिक अभ्यास है और इस शारीरिक अभ्यास के माध्यम से हमारा योग हो जाता है, जुड़ाव हो जाता है जीवन के सभी पक्षों के साथ, मानव के जीव के अपने वजूद एवं अस्तित्व के साथ। ठीक है, इसी प्रकार योग और प्राणायाम के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के सवालों को आगे अगले वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि जिस तरीके से योग और प्राणायाम के आधार पर जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, आगे जाकर के अगर आपकी हॉबी कुछ और है तब उससे संबंधित किस प्रकार के सवाल किए जा सकते हैं। ठीक है, इतने तरीके से आपसे विभिन्न प्रकार के सवाल किए जा सकते हैं। इनको सुनने के पश्चात आप अपना एक माइंडसेट बनाओ, अपना ओपिनियन बनाओ। तो इनको सुनने के पश्चात आप घर पर रेगुलर प्रैक्टिस किया करो, फिर आपको इंटरव्यू से हेजिटेशन नहीं होगा। इंटरव्यू में मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त करना किसी भी कैंडिडेट, अभ्यर्थी या छात्र पर निर्भर करता है। इसलिए हमारा जो वोकल एक्सप्रेशन है, हमारा कॉन्फिडेंस बहुत साउंड होना चाहिए और ये साउंड कॉन्फिडेंस तभी आ सकता है जब हम डिफरेंट डायमेंशन से चीजों को सोचें और उनको जवाब देने का प्रयास करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।